आज बीए पार्ट तृतीय हिंदी साहित्य प्रथम के अंतर्गत प्रगतिवाद का दूसरा व्याख्यान। इसके अंतर्गत प्रगतिवाद की कुछ काव्यगत विशेषताओं पर विचार किया जाएगा। जैसा कि पिछले व्याख्यान से ज्ञात है कि प्रगतिवाद 1936 से प्रारंभ होती है और प्रगतिवाद की धारा के प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, नरेंद्र शर्मा आदि रहे हैं। 1936 से जो काव्य धारा की शुरुआत हुई थी, उस काव्य धारा में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उभर कर सामने आती है वह है श्रम का महत्व। यानी प्रगतिवादी कविता श्रम के महत्व को मानती है और अपनी उस काव्य धारा के लगभग सभी कवियों ने श्रम के महत्व को स्वीकार किया है। इसके मूल में यह है कि प्रगतिवाद की धारा चूँकि मार्क्सवाद के सिद्धांतों के आधार पर आधारित है और मार्क्सवाद श्रम के महत्व को मानता है, तो श्रम के महत्व को देने के कारण प्रगतिवादी कविता के कवि भी श्रम के महत्व को स्वीकार करते हैं। यह श्रम अनेक रूपों में आता है, इसलिए जहाँ जहाँ कविता में श्रम का महत्व मिलता है उस कविता में हम प्रगतिशील या प्रगतिवादी तत्व को स्वीकार कर सकते हैं। प्रगतिवादी कवि छायावाद की काल्पनिकता से हटकर अपने आसपास के श्रम को देखता है और उसे महत्वपूर्ण मानता है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि छायावाद की कविता में वायवीयता थी, काल्पनिकता थी और स्वप्नशीलता थी। यानी छायावाद की कवि कल्पना की अतिशय उड़ान भरता था और इसीलिए उस पर आरोप लगता है कि वह जन सामान्य की पीड़ा या जनता के दुख दर्दों को कविता में या श्रम के महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता। इस दृष्टि से हम देखें तो प्रगतिवादी कविता बिल्कुल अलग अर्थ में ग्रहण करती है और प्रगतिवादी कवि अपने आसपास के जीवन और जगत को देखकर उसकी वास्तविकता को चित्रण करता है। वो कल्पना के स्थान पर वास्तविक श्रम को महत्व देता है और यही कारण है कि कवि अपने आसपास के किसान, मजदूर या अन्य श्रमजीवी लोगों को कविता का विषय बनाता है और यही कारण है कि इस कविता में श्रम का महत्व स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है और श्रम के विभिन्न पहलुओं को प्रगतिवादी कवि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। प्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता पर हम यदि विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है, जिसमें एक श्रमिक के घर एक बच्चे को जब जन्म होता है तो उसकी खुशी कई अर्थों में नए आयाम ग्रहण करती है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, माता रही विचार, अंधेरा हरने वाला और हुआ। यानी यह माता की खुशी पुत्र वंश से नहीं होकर बल्कि पुत्र के श्रमजीवी होने पर अधिक दिखाई देती है। इसलिए माता भी विचार करती है कि उसके अंधेरा को हरेगा और अंधेरा हरने के लिए श्रम सबसे आवश्यक तत्व है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। इस तरह से एक बच्चे का जन्म एक श्रमिक के रूप में होना ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इस प्रकार हम देखें तो प्रगतिवादी कविता में जो श्रम का महत्व है उसको हम तीन रूपों में देख सकते हैं और उसको कई रूपों में हम देख सकते हैं कि एक श्रम का जो अर्थ है वो है किसान के अर्थ में है और दूसरे अर्थ में यदि हम देखें तो कविता अन्य कारीगर को भी ग्रहण करती है और फिर मजदूर को भी ग्रहण करती है। तो इस प्रकार श्रम का महत्व हमें दिखाई पड़ता है जहाँ खेती होती है और खेती करने वाला व्यक्ति किसान होता है। दूसरे अर्थ में यदि हम देखें तो एक मजदूरी करता है और मजदूरी करने वाला व्यक्ति मजदूर होता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है और उसे हम कारीगर के रूप में कह सकते हैं और वो भी श्रम करता है। इस प्रकार श्रम खेती, मजदूरी और वस्तु निर्माण इन तीन चीज़ों में दिखाई देता है। और इसी तरह हम देखें तो जो श्रम है वह श्रम
कारीगर का भी श्रम है, किसान का भी श्रम है और मजदूर का भी श्रम है। इस प्रकार श्रम के एक व्यापक दृष्टिकोण को कवि स्वीकार करता है और अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि निराला भी जब कविता लिखते हैं तो वो मजदूर के श्रम को महत्व देखते हैं या फिर किसी कारीगर के श्रम को महत्व देते हैं या कृषक के संदर्भ को महत्व देते हैं। दिनकर की कविताओं में भी यदि हम देखें तो दिनकर की कविताओं में भी किसान, मजदूर और कारीगर का महत्व दिखाई देता है। इस प्रकार मुक्तिबोध में भी श्रम के लिए किसान, मजदूर और कारीगर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम का जो व्यापक अर्थ है उसमें कारीगर, किसान और मजदूर तीनों आते हैं और इसीलिए खेती, मजदूरी और वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में जो भी सहभागी है वो श्रम का हिस्सेदार है, श्रमजीवी वर्ग है। और प्रगतिवादी कविता इसी श्रम के महत्व को अपनी कविता में प्रतिपादित करती है। इसको यदि हम उदाहरणों से देखें तो स्पष्ट होगा कि जब केदारनाथ अग्रवाल जब कविता लिखते हैं तो उसमें भी आप देखें जो श्रम करने वाला व्यक्ति है, जो कारीगर है, उसके महत्व को सबसे ज़्यादा अपनी कविता में उपस्थित करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जब वो लिखते हैं कि जब लोहे का कर्मकार या लोहे से वस्तुएं निर्माण करने वाला व्यक्ति उन्हें आकर्षित करता है और वो कहते हैं कि मैंने उसे जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसे जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। तो इस प्रकार कवि की जो दृष्टि है वह उसके श्रम पर केंद्रित है। यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब व्यक्ति श्रमजीवी वर्ग से हो। ये प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी श्रम के कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है या श्रमजीवी वर्ग का व्यक्ति, श्रम करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसीलिए केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि जो व्यक्ति को देख रहे हैं उसे लौह कर्म उसके फौलादी इरादे के रूप में उसे देख रहे हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति जो श्रम करने वाला है वो कैसा है, तो लोहे जैसा सख्त है, कठोर है और परिवर्तनकारी है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने उसे लोहा देखा लेकिन वो गलते देखा, ढलते देखा, तपते देखा। यानी श्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व को खरा बनाता है, मजबूत बनाता है और उसे बेहतर बनाता है। ये प्रगतिवादी दृष्टि है, यह प्रगतिवादी कविता की विशेषता है। एक अन्य कवि की यदि बात करें तो केदारनाथ सिंह, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी कवि रहे हैं और ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित केदारनाथ सिंह की कविताएं बेहद महत्वपूर्ण हैं आधुनिक कवियों में। और यदि हम देखें तो वो जब किसान की बात करते हैं तो किसान की बात करते समय वो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पकड़ते हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से और वो कहते हैं कि मैं उसे बरसों से जानता था, एक अधेड़ किसान। यानी किसान के अधेड़ अवस्था में भी उनकी दृष्टि स्पष्ट रहती है और वो किसान के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि थोड़ा थका और थोड़ा झुका हुआ। यानी इस प्रकार जो कवि है, प्रगतिवादी कवि है, वह श्रम से जुड़े लोगों पर एक विहंगम दृष्टि डालता है, एक सूक्ष्म दृष्टि भी डालता है और उनकी सच्चाई को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए यहाँ पर भी केदारनाथ सिंह एक किसान की उसकी पूरी स्थिति के साथ, उसकी पूरी ईमानदारी के साथ, उसकी पूरी सच्चाई के साथ पाठकों के सामने कविता में उपस्थित करते हैं। इस प्रकार केदारनाथ सिंह कविता में किसान की स्थिति का चित्रण मिलता है। केदारनाथ अग्रवाल में कारीगर को हमने देख लिया। तीसरे अर्थ में यदि हम देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो वैसे मूलतः छायावादी कवि रहे हैं, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो प्रगतिवाद के तेवर को अख्तियार करती हैं। और यदि हम देखें तो उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है वह तोड़ती पत्थर कविता एक महत्वपूर्ण कविता बन जाती है, क्योंकि एक मजदूर स्त्री की पीड़ा का वर्णन करते हैं, उसके संघर्ष चेतना को वो उद्घाटित करते हैं और वो लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यानी इलाहाबाद शहर में भी एक स्त्री कैसे संघर्ष करके, पत्थर तोड़ के संघर्ष कर रही है। यानी श्रम के महत्व को मजदूरी के रूप में प्रस्तुत करने वाली कविता है। और निराला फिर आगे कहते हैं, गुरु हथौड़ा हाथ, यानी एक भारी हथौड़ा उस स्त्री के हाथ में है और करती बार बार प्रहार, यानी उस हथौड़े से वो बार बार पत्थरों को वो तोड़ रही है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि श्रम में स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं मानता, बल्कि वह श्रम के महत्व को प्रतिपादित करता है। और यही कारण है कि ये कविता अपने आप में अद्भुत कविता है, क्योंकि जब हम श्रमिक की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक श्रमिक पुरुष के रूप में छवि उठती है। लेकिन पुरुष के रूप या पुरुष छवि का अपने मन में चित्र बनना, उस चित्र को यह ध्वस्त करती है कविता। यानी श्रम करने में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं होता। और हमें ध्यान रखना होगा कि कविता आज से 70-80 वर्ष पहले लिखी गई कविता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो निराला श्रम के एक व्यापक रूप को प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से श्रम करने वाली स्त्री के स्वरूप को उद्घाटित करते हैं। यानी एक मजदूर स्त्री भी हो सकती है और श्रम करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है, और उस पर कवि की दृष्टि जानी चाहिए। ये निराला की अपील है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रगतिवादी कवि, चाहे केदारनाथ अग्रवाल हो, केदारनाथ सिंह हो या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो। जिस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल कारीगर के श्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो दूसरी तरफ केदारनाथ सिंह एक किसान के बहुआयामी चित्र को प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी तरफ निराला भी मजदूर की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार प्रगतिशील धारा के या प्रगतिवादी धारा के कवियों ने कारीगर, मजदूर और किसान, इन तीनों के श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता श्रम है। एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में हम कह सकते हैं कि श्रम का महत्व प्रगतिवादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। और यही कारण है कि छायावादी कविता के बाद इन बिंदुओं को महत्व दिया गया, जिसमें श्रम के महत्व को स्वीकार किया कवियों ने। इसलिए अगर किसी कविता में किसान के श्रम का महत्व है तो प्रगतिशील कविता हो सकती है, प्रगतिवादी कविता के तत्व उसमें हो सकते हैं। अगर उसमें किसी मजदूर का वर्णन मिलता है या मजदूर के श्रम का वर्णन मिलता है तो उस कविता में प्रगतिवादी तत्व हो सकता है। और यदि कवि की कविता में अगर कर्म या श्रम करते हुए कारीगर का महत्व प्रतिपादित किया गया है तो उस कविता में भी प्रगतिवादी तत्व हो सकता है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि तीनों बिंदु वस्तुतः श्रम के महत्व को व्याख्यायित करते हैं, चाहे वो किसान का चित्रण हो, चाहे वो मजदूर का चित्रण हो या फिर कारीगर का चित्रण हो। इस प्रकार प्रगतिवाद की विशेषताएं यदि हमें स्पष्ट करनी हो तो हम इसे 4 बिंदुओं पर कर सकते हैं। पहला, श्रम का महत्व; दूसरा, किसान का महत्व; तीसरा, कारीगर का महत्व; और चौथा, मजदूर का महत्व। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा आज हुई। अगले व्याख्यान में इससे संबंधित हम अन्य बिंदुओं की बात करेंगे।